गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और यहां पर हम पढ़ रहे हैं साइंस, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री तथा फिजिक्स की क्लासेस को बारी बारी से रोज पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है मैं आपके बीच में बहुत इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि नॉन मेटल से रिलेटेड है। केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल पर आपको विभिन्न एग्जाम जैसे KBS हो गया, आपका NBS हो गया, CTET, आपके DSSB, बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आपको किस प्रकार से वीडियो नोट्स उपलब्ध होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको मेटल्स जो है वो उसके बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको मेटलर्जी बताया था, क्या होता है धातु कर्म, क्या होता है, मतलब धातुओं को कैसे अलग करते हैं, किससे, जो उनके अयस्क होते हैं उसकी क्या प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, उनके जो गुण हैं उनके बारे में बताया था। उनके जो कंपाउंड वो लोग बनाते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे अधातुएं या नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अधातुएं, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं भाई? सिंपल सी बात है, जो ऐसे तत्व जो कि क्या नहीं होते, जिनमें मेटल वाले गुण जो है वो प्रदर्शित नहीं होते हैं, धातुओं के गुण प्रदर्शित नहीं होते, वो नॉन मेटल होते हैं। और इनको आवर्त जो सारणी है उसमें हमेशा दाईं साइड यानी राइट साइड में रखा जाता है। अब आवर्त सारणी क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं आवर्त सारणी का। तो आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहां पर जो इस साइड होता है और उसमें इस प्रकार की लाइंस खींची हुई रहती है। ठीक है ना, साथ के साथ हॉरिजेंटल लाइंस। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है इनको कहते हैं वर्ग या ग्रुप, और जो वर्टिकल लाइंस है ये वाली ऐसे में जो खींची गई है वर्टिकल, इनको कहा जाता है आवर्त या पीरियड्स। ठीक है ना, तो वर्ग यानी ऊपर से नीचे को वर्ग, और इधर राइट लेफ्ट से राइट को आपके आवर्त या पीरियड्स। इसमें जो सबसे इधर वाला ग्रुप होता है ये होता है एस ब्लॉक। ये वाला जो बीच का होता है ये होता है D ब्लॉक, और ये होता है आपका P ब्लॉक। इसके अलावा यहाँ नीचे पर जो है वो दो अलग से सारणी होती है, इसको कहते हैं आप F ब्लॉक, जहां पर ये होता है लेंथेनाइट और ये होता है आपका एक्टिनाइट। ठीक है, तो ये आप ओवरव्यू समझ गए पीरियोडिक टेबल का। जो पीरियोडिक टेबल थी आवर्त सारणी, ये किसने दी थी? इवानोविच मेंडलीफ ने दी थी। तो उन्होंने क्या किया था, इस आवर्त सारणी में जो को बनाया था उसमें क्या किया था, उन्होंने जितने ज्ञात तत्व थे, एलिमेंट्स जितने ज्ञात थे, उनको उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया था। और उन्होंने देखा कि जब एक निश्चित अनुपात की बात क्या हो रहा है, उनके गुण जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो उसी आधार पर उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल पूरी बनाई थी। ठीक है ना, इसमें जो इस साइड होता है ये एस ब्लॉक जो है वो उसमें होती है सारी धातुएं या मेटल्स। यहाँ पर होती है उप धातुएं, और इधर होती है आपकी P ब्लॉक की साइड होगी, राइट साइड जो है वो होती है अधातुएं या नॉन मेटल। ठीक है ना, तो इस तरीके से इधर को इधर जाने पर क्या होता है, जो धातु का गुण है वो कम होता जाता है। समझ गए? तो ये इसके पीरियोडिक टेबल की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें राइट साइड जो होता है वो आपके अधातुएं होती है। अब आगे चलते हैं। तो मुख्य जो अधातुएं हैं, जैसे
अधातुएं तीनों प्रकार से पाई जाती है, ठोस, द्रव तथा गैस। अगर मैं बात करूं जैसे कि आपके हो गए क्लोरीन हो गया, ठीक है, आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ऐसी अधातुएं हैं सॉरी, जो कि क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये गैस है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो आपके गैसीय नहीं बल्कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, आपका सल्फर हो गया, है ना। तो ये कैसी है, ये ठोस अधातु है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। और कुछ ऐसी भी अधातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन, ये तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी अधातुएं। अब हम अलग अलग जो है कुछ इंपॉर्टेंट धातुओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो हम बात करेंगे अधातुओं में वो है हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या होता है, H2। तो हाइड्रोजन की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, आवर्त जो सारणी है उसका पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की जो खोज है वो आपके 1766 में इसने की थी, हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, ठीक है। यह है हाइड्रोजन। अगर जो हाइड्रोजन है वो बनाई कैसे जाती है, उसके बनाने के लिए जो है वो पहला तरीका है किसके, कि जो लोहा है, आयरन है, के ऊपर भाप को प्रभावित कराती है, भाप प्रवाहित कराती है। जैसे ये आयरन है और ये भाप है, भाप यानी वाटर होगा H2, तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, Fe3O4, बैलेंस कर लीजिए, 3 यहाँ हो जाएगा और 2 ये, तो ये प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकली, ठीक है। तो ये जो लोहा है इसके ऊपर जब हमने ये वाष्प को एक तरह से प्रवाहित किया तो हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई दिखाई दी। ऐसे ही सेकंड इसका तरीका है, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है NaOH, सोडियम के ऊपर वाटर का प्रभाव करने पर ये बदल जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन इसमें रिलीज होती है। तो ये इसके कुछ तरीके हैं, ठीक है, बनाने के लिए। अब हाइड्रोजन जो है उसका उपयोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो उपयोग है, तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो एक हल्की गैस है, इस कारण से ये जो गुब्बारे होते हैं उनमें भरी जाती है, ठीक है ना, ताकि गुब्बारा जो है वो आसानी से ज़्यादा ऊपर तक उड़ सके। और जो आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके से होते हैं, पैरासूट टाइप के बने होते हैं जिसमें बैठकर ऊपर जाते हैं, उसमें भी जो है हाइड्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट वो यूज है वो है रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। हाइड्रोजन का यूज होता है रॉकेट ईंधन के रूप में, आप सब जानते हैं रॉकेट फ्यूल है। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया कि गुब्बारों में भरी जाती है क्योंकि ये हल्की होती है, ठीक है। हाइड्रोजन को जो है वो क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, ठीक है। चौथा है सूर्य व तारों का के भीतर होने वाली, के भीतर अधिकांश मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य और तारे उनके चमकने का कारण क्या होता है, उनके अंदर लगातार नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है वो चलती रहती है, ये बताया था।
तो उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो लगातार हीलियम में क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है और उस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी हमको मिलती है। तो जो तारे होते हैं, या सूर्य भी एक तारा है क्योंकि, तो हमारा जो सन है वो भी एक तारा है, तो ये इनकी जो एनर्जी है उसका क्या राज है, उसका राज यही है कि उसके अंदर नाभिकीय संलयन चलता है, जिसमें कि फ्यूल के तौर पर क्या यूज होता है, हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है। उसके अलावा हाइड्रोजन का और क्या यूजेज है, हाँ, हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल होती है आपके हैबर विधि में, हैबर प्रोसेस में अमोनिया निर्माण में। ठीक है, हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनता है उसमें भी हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है ना, तो ये है। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं कि ये इसके जो समस्थानिक होते हैं वो कितने होते हैं, पाए जाते हैं, जो समस्थानिक का मतलब आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, ये है आपका नॉर्मल हाइड्रोजन, ये 1H2 और 1H3। तो ये वाला जो है वो है आपका ड्यूटीरियम, ये वाला जो है वो है आपका प्रोटीरियम, और ये वाला है 1H3 वाला ट्राइटीरियम। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 वैरायटी के जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें ये वाला जो होता है ये ट्राइटीरियम, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। जो ये ड्यूटीरियम है डी, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डी। इसका जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड, उसका नाम है D2O। और ये जो D2 है O है, इसी को हम क्या कहते हैं, भारी जल। ठीक है, अलग से बता देता हूं। जो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है D2O, इसको कहा जाता है भारी जल। भारी क्यों होता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि घनत्व अधिक, जो सामान्य जल होता है उससे ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है। और भारी जल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कहां पर, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों की गति को मंदा करने में। ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स बहुत सारी स्पीड से, बहुत तेज गति से निकलते हैं न्यूक्लियर, जब आपका फिजन होता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, उनकी स्पीड को स्लो करना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो उसी के लिए जो है वहां पर हैवी वाटर या भारी जल का प्रयोग होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक और प्रकार का जल होता है जिसको कहते हैं आप कठोर जल, कठोर जल या हार्ड वाटर। तो जो कठोर जल होता है वो क्या होता है, इसमें जो है वो कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, व कार्बोनेट घुले होते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम के जो, जैसे कि जो हैवी वाटर होता है उसमें क्या होता है, वो आपने देखा होगा गांव में या कहीं आप पहाड़ों में जाओगे तो वहां पर जो है वो पानी से आपका हाथ पैर फट जाएंगे, और जो साबुन होता है वो क्या नहीं देता है, झाग नहीं देता। तो उसका क्या कारण है,
साबुन के झाग नहीं देने का कारण यही है कि वो वाटर जो है वो हैवी मिनरल्स होने के कारण, मिनरल कौन से हैं, जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, इन सभी के जो ऑक्साइड हो गए, क्लोराइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब प्रेजेंट होने के कारण वो वाटर इतना हार्ड हो जाता है कि उसमें साबुन आसानी से झाग नहीं देता है, ठीक है ना। तो उसी को हम भारी जल हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके हार्ड वाटर। और क्या रहेंगे इसमें, और इसमें एक तथ्य जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है, वो याद रखना है आपने, कि जो सबसे शुद्ध जल होता है वो कौन सा होता है, वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल, रेन वाटर, ये होता है आपका सबसे शुद्ध। तो सबसे शुद्ध वाटर होता है आपका वर्षा का जल, ठीक है। तो ये है आपके, इसमें एक और चीज बताना जरूरी है, वो है ब्लू आइस। इसके बारे में पूछा जाता है। तो ब्लू आइस क्या होती है, ब्लू आइस क्या होती है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड कहाँ पर है, और यूएसए के बगल में नक्शे में देखना, और उसके बगल पे आइसलैंड। तो वहां पर क्या होता है, 2 से 3 हजार साल पुरानी जो है, 1000 साल पुरानी जो बर्फ है वो जमी हुई होती है। और वो जो बर्फ होती है वो क्या होती है, कीटाणुनाशक होती है, वो हानिकारक नहीं होती है, बहुत ज्यादा शुद्ध होती है। तो उस जो 2 से 3 हजार साल पुरानी बर्फ है, उसका प्रयोग जो है उसको ले जाया जाता है, और उसका फ्रांस और अन्य यूरोपियन कंट्रीज में ले आकर जो विस्की होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वो काफी अच्छी बर्फ मानी जाती है, तो उसी को हम कहते हैं ब्लू आइस, ओके। तो ये है आपके हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से के जो प्रमुख तत्व हैं, जैसे आपके मैंने वाटर वगैरह बता दिए, उनके कुछ यूजेस, ठीक है। अब आगे कठोर वाटर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कार्बन, है ना। कार्बन जो है वो क्या है, परमाणु क्रमांक आप सब जानते हैं 6 होता है, ठीक है। जो कार्बन होता है वो ग्रुप 14 आवर्त सारणी में वर्ग 14 का सदस्य है, ये बात आपको याद रखनी है। कार्बन जो है वो, इसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करें प्राप्ति की मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में ये पाया जाएगा किसमें, मुक्त अवस्था में 3 रूपों में पाया जाएगा। एक तो होगा हीरा या डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है ना। और अगर मैं संयुक्त अवस्था की बात करूं कंबाइंड में, या इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इट प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। और आपके ये जो भी आपके ये होते हैं ग्लूकोज होते हैं, जैसे C6H12O6 हो गया, ऐसी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे CH4 हो गया, ऐसे ऐसे करके जो है हाइड्रो जो कार्बन है उसके, आपको पता है कि वर्तमान में जो ज्ञात तत्व हैं जो यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन के, वो 5 लाख से भी अधिक हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से जो है वो जो कार्बन होता है उसका जो है, उसके लिए उसको स्टडी करने के लिए स्पेशल एक अलग ही ब्रांच बना दी गई है, जिसको आप क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि कार्बन के जो तत्व हैं वो इतने ज्यादा हैं कि उनको सेपरेटली स्टडी करना पड़ता है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे वहां पर, उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये है आपका कार्बन। फिलहाल के लिए हम इसके कुछ नॉर्मल जो यौगिक हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपका पहला है हीरा या डायमंड। तो जो हीरा या डायमंड है वो क्या है, कार्बन का अपरूप या एलोट्रॉप। तो अब आप कहोगे एलोट्रॉप या अपरूप क्या चीज हुई। एलोट्रॉप का वो पदार्थ होते हैं किन्हीं भी 2 पदार्थ जिनके रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, समझ गए। उनके अंदर बॉन्डिंग की जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगी, लेकिन जो अंदर केमिकल होगा वो सेम होगा। तो वही जो 2 पदार्थ है वो आपस में क्या कहलाते हैं, अपरूप या एलोट्रॉप। जैसे कार्बन जो है वो, उसका अपरूप क्या है, एक डायमंड है। और जो शुद्ध डायमंड होता है, प्योर डायमंड, वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना।
पारदर्शी होता है और सफेद होता है, चमकीला होता है। लेकिन जो है वो उसके अलावा भी जो है वो अलग अलग प्रकार के डायमंड पाए जाते हैं, जैसे काले डायमंड भी पाए जाते हैं। तो जो काले कलर के डायमंड होते हैं उनको कहा जाता है बॉट। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जो है वो जो अगर हमें बात करूं कि डायमंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यूएसए में पाए जाते हैं, और हल्की फुल्की मात्रा में ये ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है। बाकी जो है वो डायमंड वो भारत में भी पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में इसकी खानें हैं कहाँ पर, पन्ना में इसकी, ठीक है ना। और इसकी खान है कहाँ पर, भारत में गोलकुंडा। गोलकुंडा की जो खान है वो भी हीरे की खान, हीरे के लिए फेमस है। ठीक है ना। तो ये इसके प्रमुख स्थान है। और उसके अलावा हीरे में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको कि जो हीरा होता है उसका यूज में लाने से पहले उसको तराशना पड़ता है। जैसे उसका प्रयोग कहाँ होता है अभी मैं बताऊंगा। तो उसको तराशने का जो काम है वो सबसे ज्यादा दुनिया में हर चौथा जो हीरा है वो भारत के सूरत में तराशा जाता है, गुजरात सूरत में। ठीक है ना। वहां पर बहुत एक मतलब सूरत का पूरा शहर ही इसी काम में लगा हुआ है, डायमंड को एक तरह से उसको तराशने का काम है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा बृहद स्तर पर ये काम होता है। इसके उपयोग कहाँ होते हैं डायमंड के, तो उपयोग मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायमंड है वो क्या है, हार्ड मेटल है, कठोर धातु है। तो इसका जो उपयोग है एक तो आभूषण बनाने में तो होता ही है, तराशने के बाद इसका जो है वो ज्वेलरीज बनती है। दूसरा इसका प्रयोग होता है कांच को काटने में, कांच को काटने में इसका प्रयोग होता है, चट्टान काटने में इसका यूज होता है, चट्टान काटने में, पत्थर जो है वो पत्थरों को तराशने में, है ना। कई जगह पे आपने देखा होगा कि जो अलग अलग कीमती पत्थर होते हैं उनको तराशा जाता है, तो उसमें भी डायमंड यूज होता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। ठीक है। तो ये है आपका एक अच्छा एलोट्रॉप है ये किसका, कार्बन का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है वो पेपर जो है उस पर क्या होता है, काला निशान बनाता है, और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, काला शीशा कहा जाता है इसको, काला शीशा या ब्लैक लीड। ठीक है। जो ग्रेफाइट है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप है, और इसका जो प्रयोग है वो बृहत स्तर पर किया जाता है किसमें, पेंसिल जो होती है की लीड बनाने में। ठीक है। पेंसिल की जो लीड होती है अंदर की वो किसके होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। समझ गए। तो आप सोच सकते हैं कि जो डायमंड है वो इतनी महंगी चीज है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इतना सस्ता है। क्यों, सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन के स्ट्रक्चर में चेंज है, बाकी जो रासायनिक पदार्थ है वो इसके और हीरे के अंदर सेम होता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है इसका जो यूज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है। लुब्रिकेंट्स में होता है, लुब्रिकेंट्स जो स्नेहक होते हैं जैसे ग्रीस वगैरह, इसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसका इंपॉर्टेंट एक वो देखते हैं वो है कोयला। तो कोयले का भी जो मेन कार्बन कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन ही है। ठीक है। तो कोयला जो है वो कैसे बनता है, वो बनता है किसके द्वारा, कार्बनीकरण के द्वारा। आप बोलेंगे आप कार्बनीकरण क्या हुआ, कार्बनीकरण का मतलब होता है कार्बोनाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि जैसे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सारे जब मर जाते हैं तो ये दब जाते हैं पृथ्वी के नीचे, जो पेड़ है वो दब जाते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, एक के ऊपर एक इनकी लेयर चढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और हजारों सालों के बाद जो है ये जो चीजें हैं ये एक तरह से जीवाश्म ईंधन में चेंज जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं। ठीक है ना। तो कोयला जो है इंपॉर्टेंट वो है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है,
पिट लिग्नाइट, ठीक है, आपका बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो जो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो होता है, बेस्ट क्वालिटी का, वो होता है आपका एंथ्रासाइट, और जो भूरे कलर का होता है वो होता है लिग्नाइट, भूरा रंग, ठीक है ना। और सबसे घटिया क्वालिटी का जो है वो होता है, सबसे निम्न स्तर का होता है आपका पिट कोयला, ठीक है ना। तो पिट लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं, और इसमें सबसे उत्तम क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये चीज अच्छी से तरीके से याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कार्बन से एक और पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं कोक, जो कि एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है, कैसे बनेगा ये, कार्बन को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके, ठीक है ना, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर में जब हम इसको गर्म करते हैं तो कोक में से जो ऐसा पदार्थ जो कि वाष्पशील है, जो कि क्या हो सकता है, वाष्पित हो सकता है, वो निकल जाता है, और जो बचा हुआ अवशेष है वो बन जाता है कोक। तो जो कोक है उसका प्रयोग फ्यूल के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका कार्बन। तो दोस्तों कार्बन के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। लास्ट में मैं इसके आइसोटोप्स भी बता देता हूँ। आइसोटोप है इसके 12, 13 और 14, C6 12, C6 13 और C6 14, ठीक है। ये वाला जो आइसोटोप है वो है रेडियो एक्टिव, ठीक है। अगर जिसको ये नहीं पता रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, इस पे सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो ये जो है, ये नॉर्मल जो है वो ये वाला कार्बन है 12 वाला, बाकी ये 13 और 14 कार्बन वो रेयर है, ठीक है। और ये क्या है, आपके आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो ये है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है वो नेक्स्ट है आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। सॉरी, कार्बन में मैंने इसके कुछ यौगिक बताना भूल गया। यौगिक भी है इसके 2-3 इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसका कार्बन का यौगिक है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या होता है, एक जहरीली गैस है। क्यों? क्योंकि ये जब रक्त में मिलता है तो ये रक्त में ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिसके कारण जो है वो हमारे जो रक्त है उसमें नॉर्मल जो ऑक्सीजन है वो घुलनी बंद हो जाती है, वो मिलनी बंद हो जाती है। तो इस वजह से हमें घुटन सी महसूस होती है, दम घुटता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण से क्या होता है, जबकि अंधेरे कोई बंद कमरे में अगर अंगीठी जला के सोता है तो सुबह तक उसका काम तमाम। तो क्या क्या कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि वो ऑक्सीजन को घुलने ही नहीं देता है, ठीक है। इसके जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, सबसे प्रमुख एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस। ये आपको इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस के लिए, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ये हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो उनके लिए ये क्या है, एक तरह से उनका तो प्राणवायु है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक बढ़ती है तो क्या होता है, पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसके आवरण जो है मोटा हो जाएगा और धीरे धीरे पृथ्वी पर एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा। उसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये है कार्बन का एक इंपॉर्टेंट यौगिक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आप सब जानते हैं कि वायुमंडल का सबसे क्या है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायु हमारे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में लगभग कितना 78% जो भाग है वायु का, वो इस क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन अपने आप में इंपॉर्टेंट तत्व है। अगर ये सिंपल अगर इसकी प्राप्ति करें तो ये नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, नाइट्रेट की फॉर्म में पाया जाता है, अमोनिया की फॉर्म में पाया जाता है, अमोनिया। ठीक है, और उसके अलावा अमोनियम साल्ट, अमोनियम नॉर्मल और अमोनियम साल्ट के रूप में पाया जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं। नाइट्रोजन का उपयोग की बात करें तो ये है आपका उपयोग, इसके इंपॉर्टेंट यूज हैं। हाँ ठीक है, अमोनिया सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन है उसका निर्माण होता है किसका, अमोनिया बनाने में। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। ठीक है, तो अमोनिया निर्माण का इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो नाइट्रोजन है। दूसरा जो यूरिया है उसका 45% भाग जो है वो नाइट्रोजन है। यूरिया जो खाद प्रयोग होती है उसमें 45% सीधे सीधे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट यूज है नाइट्रोजन का, ट्यूबलाइट्स में भरी जाती है, ट्यूबलाइट तो में प्रयोग होती है, में भरी जाती है। और चौथा इसका इंपॉर्टेंट यूज है कृत्रिम गर्भाधान, यानी जो आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन किया जाता है किसका, जो जानवरों में किया जाता है, तो उसमें जो बैल का वीर्य होता है या स्पर्म होता है उसको लिक्विड जो है नाइट्रोजन में एक तरह से रखा जाता है क्योंकि उसमें वो सेफ रहता है। ठीक है, तो वहां पर इसका यूज होता है नाइट्रोजन का। तो ये इसके नाइट्रोजन के वेरियस यूजेस हैं। इसकी जो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा होती है उसको नाइट्रीकरण जो है स्थिरीकरण किया जाता है किसके द्वारा, लेग्यूमिनस कुल के पौधों के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, लेग्यूमिनस कुल के पौधों द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। अब इस चीज का क्या मतलब है, लेग्यूमिनस कुल के पौधे यानी कि दलहनी पौधे, यानी कि ऐसे पौधे होते हैं जो कि दाल के होते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें क्या होती है, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, नोड्स पाए जाते हैं। उन नोड्स में जो है वो एक जीवाणु होता है, उसका नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, जो वायुमंडल की नॉर्मल नाइट्रोजन है उसको जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और पौधे जो है वो नाइट्रेट की फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं या एक तरह से लेते हैं। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है ना, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, लेग्यूमिनस कुल के पौधे, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपका दलहनी पौधे, दलहनी या दाल वाले आप समझ सकते हैं। तो ये वायु एक तरह से जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता को बनाए रखने के लिए ये जो दलहनी पौधे हैं ये बहुत मददगार साबित होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में एक तरह से डाल देते हैं। ठीक है, तो ये है आपके नाइट्रोजन। ठीक है, इसके जो यौगिक की बात करूं मैं, तो यौगिक में इसके कुछ खास है नहीं। यौगिक में आपका पहले तो मैंने आपको बता दिया अमोनिया NH3, दूसरा होता है आपका नौसादर या NH4Cl,
और तीसरा इसका जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है वो है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको जाना जाता है आपका लाफिंग गैस के नाम से। ठीक है, N2O या नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हंसाती है, जिसको इस गैस के कारण हंसी आती है नेचुरली, इसलिए इसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका नाइट्रोजन। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जो है वो अगेन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 20.66%। ठीक है ना। और ये चूंकि आप सब जानते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो जीवधारी होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, इस वजह से जो है मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन क्या है, एक प्राणवायु है। ठीक है ना, लाइफ को सपोर्ट करने वाली वायु है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में इतना ये सिंपल जानकारी है तो आपको पता ही है। बाकी इसकी ठीक है, इसके खोजकर्ता जो है वो है सीले। सीले नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज। तो क्या की, ऑक्सीजन ऑलरेडी वायुमंडल में प्रेजेंट थी, बस उन्होंने इसका पता लगाया एक तरह से। ठीक है, ऑक्सीजन के जो इम्पोर्टेंट जो उसके तत्व होते हैं जो ऑक्सीजन से बनते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है ना। तो जो ओजोन होती है वो क्या होती है, वायुमंडल की जो दूसरी परत होती है वहां पर इसकी एक मोटी परत पाई जाती है। वायुमंडल की कौन कौन सी परत होती है, सबसे नीचे होती है आपकी ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें सबसे नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में सर्वाधिक घनत्व, स्ट्रेटोस्फीयर में इसका एक तरह से एक डेंस लेयर पाई जाती है, जो कि क्या करती है, हमारी जो पृथ्वी है उसको सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है ना। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज है अगर वो डायरेक्ट आ गई तो वो क्या करेगी, बॉडी को और जीव जंतुओं को सबको नुकसान पहुंचाएगी, या इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। तो उससे जो है वो ओजोन जो परत है वो हमको बचाती है। ओजोन जो परत है वो क्या है, एक्चुअली में ऑक्सीजन से ही निर्मित होती है। ठीक है ना। ओजोन जो परत है वो उसकी जो अगर जो जो क्षय हो रहा है उसका कारण भी पूछा जाता है, तो उसका जो कारण है वो है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना। तो क्लोरो जो कार्बन है वो क्या करता है, उसका केवल एक मॉलिक्यूल लगभग 1 लाख ओजोन जो अणु है उनको तोड़ सकता है। तो इसी वजह से आज के समय में जो है जो नए रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उसमें CFC को बैन कर दिया गया है, उसकी जगह पे अब अच्छी वाली गैस जो है वो HFC जो है वो प्रयोग हो रही है, क्योंकि ये कम मात्रा में एक तरह से हार्मफुल है। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोन। ओजोन के बारे में आपको और क्या चाहिए इसमें, ओजोन का जो प्रयोग होता है वो एक तो होता है आपका एयर प्यूरिफायर में हवा को शुद्ध करने में, ठीक है, और दूसरा जो है इसका यूज है वाटर को शुद्ध, पानी के शुद्धिकरण में। तो इन सब में ये ओजोन यूज होती है। बाकी मैंने आपको इसका वायुमंडल में उपयोग बता दिया। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो है अब नेक्स्ट सल्फर। तो सल्फर में मैं यही बोलूंगा कि केवल आप इसके यौगिक जो है उसके कंपाउंड जो है उनको याद रखिए। तो सल्फर के जो कंपाउंड है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये जो यूज होती है वो रेफ्रिजरेटर में यूज होती है।
रेफ्रिजरेटर जो घरों में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर, उसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है। और उसके अलावा इसके जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है रसायनों का राजा, ठीक है ना, किंग ऑफ द केमिकल्स कहा जाता है H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जो है वो वेरियस पैमाने पर इसका यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और ये एक क्या है, निर्जलीय कारक है, निर्जलीय कारक, या इसको कहते हैं डिहाइड्रेंट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये बहुत सारे कंपाउंड है उसमें से वाटर को रिमूव करने के काम आता है, निर्जलीकरण में जल को हटाने के काम में आता है, इसलिए इसका एज ए डिहाइड्रेंट्स ये यूज होता है H2SO4, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। उसके अलावा एक है ओलियम, ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7, H2S2O7, ओके। तो ये है, इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की आपको बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपाउंड वो हमारे पास है हेलोजन, हेलोजन। तो जो हेलोजन है वो क्या है, आपके ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 इधर सबसे राइट साइड में होते हैं, ये लास्ट से पहले वाले हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। हेलोजन जो होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ये क्लोरीन है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है। आप इसको तोड़ के देखिए, 2 पहले अंदर 2 जाएंगे, फिर 8, लास्ट में 7 बचे, यानी कि इसको एक मात्र जो है वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जैसे इसको ये मिलेगा तो ये क्या बना देगा, 2, 8 और 8, यानी भारी जो पोस्ट है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसलिए ये क्या करेगा, बहुत तेजी से रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल कर देगा और अपने ऑक्टेंट को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से जो है वो हेलोजन जितने भी होते हैं, ये क्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला इनका नेचर होता है हेलोजन्स का, ठीक है। तो ये है हेलोजन में। अगर मैं बात करूं तो ये, अगर जो इसमें एक चीज याद रखने की जो याद है कि जो आयोडीन होता है, इसकी जो कमी है, इससे जो है वो ग्वाइटर रोग हो जाता है, ग्वाइटर या गले में गलगंड कहते हैं उसको, घेंगा रोग, ठीक है ना, गले की थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और घेंगा रोग होता है। उसके अलावा जो है इसका जो क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन जो गैस है वो आपको पता है कि किसके, इसमें जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें यूज होती है, जो कि साफ सफाई में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आपके हेलोजन्स के, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। अंतिम जो इसमें तत्व है वो है आपका लास्ट जो ग्रुप होता है, 18वां ग्रुप होता है, वो अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, ये होता है आपका ग्रुप 18, सबसे राइट साइड ये चीज होगी। और ये होगी आपका कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, ठीक है ना। तो ये है आपके ग्रुप 18। इनको अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जैसे हीलियम का 2 होता है, तो 2 ऑलरेडी है इसमें, इसको जरूरत ही नहीं है। नियोन का 10 है, तोड़ के देखिए तो क्या होगा, 2 अंदर जाएंगे और 8 बाहर वाले में रहेंगे, तो ऑलरेडी उसका ऑक्टेंट पूरा है। तो इनके ऑक्टेंट ऑलरेडी पूरे होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, किसी भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और ये
कंपाउंड्स को नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है इसका, जीनोन, जियोन बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाते हैं, ठीक है। अब जो इसका रेडॉन है ये जो है वो रेडियोथेरेपी में यूज होता है। रेडियोथेरेपी के द्वारा जो है वो कैंसर रोगियों का इलाज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका ऑर्गन है, ऑर्गन भी एक इंपॉर्टेंट इनर्ट गैस है जिसका प्रयोग होता है बल्बों में। जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो अत्यधिक गर्म होता है, तो उस गर्म को कम करने के लिए जो है उसमें इनर्ट गैस डाली जाती है, जो कि कौन सी होती है, ऑर्गन होती है, ठीक है ना। बाकी आपको हीलियम का यूजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, किसके द्वारा किया जाता है, इसका प्रयोग गोताखोरों के द्वारा। और गुब्बारे जो है उसमें हल्के होने के कारण ये भरी जाती है। वायुयान के जो टायर्स हैं उसमें भरी जाती है, वायुयान के टायर, क्योंकि ये हल्की गैस है ना, वायुयान के जो टायर्स हैं तो उनमें भरी जाती है। गोताखोरों में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लेके जाते हैं जब, तो उसमें वो प्लस हीलियम मिक्स करते हैं, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन जो है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है खून में वो बनी रहे, ठीक है। तो उसके लिए उसमें हीलियम मिक्स किया जाता है। और उसके अलावा जो आपके गुब्बारे थे उसमें हीलियम गैस का प्रयोग होती है। इसका एक इम्पोर्टेंट यूज जो कई बार एग्जाम में आता है, वायुयान के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। तो ये है भाई फाइनली इनर्ट गैसेस। तो आज हमने बहुत सारी जो अधातुएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने बताई उसमें काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और आपको ये मेरा जो प्रयास है ये अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। हम जो है आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी क्लासेस जो है लाएंगे और नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, पूरी की पूरी साइंस को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इसी तरीके से बने रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।